नमस्कार। शब्द विन्यास 666 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम उषा प्रेमवदा जी के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 18वां अंक सुनेंगे। आशा है अभी तक के 17 अंक आप सुन चुके होंगे। तो आज का अंक सुनना प्रारंभ करें। और शाम को डेयरेस्ट को गोद में लेकर टहलती मिस शास्त्री इधर उधर बिखरी लड़कियों ने सुषमा को तैयार हो अपने बरामदे में खड़े किसी की प्रतीक्षा में देखा। निश्चय ही वह कहीं जाने की तैयारी में थी। वह हल्की पीली बनारसी सिल्क की साड़ी पहनी थी जिस पर चौड़ा गहरा गुलाबी बॉर्डर था। उस साड़ी के साथ उसके सोने के कर्णफूल बहुत सुंदर लग रहे थे। आज उसने बाल भी नई तरह से बांधे थे। भौहें रोज से अधिक चिकनी और काली, होंठ साड़ी के बॉर्डर से सामने रखते गुलाबी। वह बाहर अपनी ब्रॉकेट के बटुए के फुंदनों से खेल रही थी। नील की कार रुकने से पहले ही वह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गई। नील ने पूछा, कहाँ चलना है? कार का दरवाजा खोलकर बैठते हुए वह बोली, बस मोड़ कर ले चलो। खुली सड़क पर आकर नील ने पूछा, कहाँ जाना है सुषमा? कहीं भी नहीं। मैं वहां से निकलकर भागना चाह रही थी। मेरा उस वातावरण में दम घुट रहा था। क्यों? क्या हो गया? उत्तर में सुषमा के होंठ कांप कर रह गए। जो कुछ उस पर बीत रही थी उसे शब्दों में कैसे सजाए? वह निरुत्तर रह गई, पर नील से कुछ छुपा ना रहा। मैं किसी की परवाह नहीं करती। मुझे उसका स्वर टूट गया। मुझे दुख यह है नील कि मैंने इन लड़कियों के लिए कितना किया। जब तक कि कोई बहुत आवश्यक न हो मैं दंडित नहीं करती। उन्हें प्यार से समझाती हूँ, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखती हूँ। और उन्होंने मुझे यह दिया, मेरे कमरे में झांका। कब? उस दिन जब मैं जमीन पर तुम्हारे पास बैठी थी। और अब हर जगह यही बात हो रही है। सुषमा ने रुमाल निकालकर आंखें पोंछी। नील बहुत गंभीर हो आया। मुझे कहाँ ले चल रहे हो? घर। घर? हाँ, चाची से तो तुम मिली ही हो। वहीं कुछ देर बैठेंगे। पर नील ने घर पहुंचकर पाया कि उसकी चाची और चाचा क्लब जा चुके हैं। उसने सुषमा को ड्राइंग रूम में बिठाया और स्वयं कपड़े बदलने चला गया। उतनी देर में सुषमा ने अपने ऊपर काबू पा लिया। रुमाल से मुंह पोंछकर वह साड़ी की परत ठीक कर बैठ गई। जब नील कुछ देर में लौटा तो सुषमा मुस्कुरा रही थी। केवल उसकी आंखों में गीलेपन का काजल सा लगा था। तुम्हें सर्दी लग रही होगी। नील ने खिड़कियां बंद कर उन पर पर्दे खींच दिए। तुम्हारी आंट ने कमरा तो खूब सजा रखा है, पर मुझे तो तुम्हारा कमरा अच्छा लगता है। हल्की हल्की नाजुक सी चीजें। यह तो बड़ा फॉर्मल सा है। मुझे यह कभी अच्छा ना लगा। उसने कर्णफूलों के नीचे लगे 3 घुंघरुओं को छू दिया। मैं जब दिवा स्वप्न देखता हूँ तो तुम्हारे उस घर का ही चित्र आता है। तुम और तुम्हारी भौरी। सुषमा धीरे से हंसी। नील ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, वही घर जहाँ जीवन में पहली बार जाना था कि सुख और परिपूर्णता क्या है। कभी कभी मुझे अपने ऊपर आश्चर्य होता है।
कि तुम्हारी सी युवती का प्यार पाने में मैं कैसे सफल हो गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था देने को। उस दिन मेरे मन में पहली बार यह कचोट हुई कि मैं क्यों नहीं बहुत सुंदर, बहुत युवा हुई। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत अभिमान जाग उठता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जाना ही नहीं, पाया ही नहीं। अभी तुम्हारा हाथ छूऊंगा तो मेरे मन में फिर अदम्य लालसा जाग उठेगी। सुषमा ने अपना हाथ खींच लिया। तब तो तुम बड़े खतरनाक हो। उसकी मुस्कान में सहस्त्रों आमंत्रण थे। नील ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और उनका कंपन महसूस करता रहा। सुषमा की लंबी पलकों की परछाइयां उसके गालों पर हिल रही थीं। नील, तुम्हारे सामने मैं क्यों इतनी अवश हो जाती हूँ। मैं सब भूल जाती हूँ, वह सारी पीड़ा और सारी कचोट। पास के कमरे में फोन की घंटी बज उठी। सुषमा ने आंखें पूरी खोल दी। मेरा मन इन सब से कहीं दूर दूर जाने को होता है। थक गई हूँ। मेरे साथ चलो। कहाँ ले चलोगे? कहीं दूर, इन सब से दूर। ले चलो, मैं राजी हूँ। मैं तुम्हें घर में बंदी कर रखूँगा, जिससे किसी की दृष्टि भी ना पड़ सके। मुझे डर लगता है कि तुम मुझसे छिन ना जाओ। तुम्हें तुम्हें डर लगता है? डर तो मुझे लगना चाहिए कि कहीं कोई 18-20 बरस की सुंदर लड़की तुम्हें छीन न ले। पगली, नील ने कहा। फिर उसने कुर्सी के सहारे पीछे टिक कर कहा, मेरे हॉलैंड जाने की बात हो रही है फर्म की ओर से। अगर जाना हुआ तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं ना चाहूं तब? सुषमा ने पूछा और उसके कर्णफूलों में लगे घुंघरू हिलने लगे। नील कुछ देर उसके माथे से ऊपर ले जाकर बांधे गए बालों का चिकनापन और उसकी काली भौहों को देखता रहा। नील ने जैसे पहली बार जाना कि सुषमा की भौहों में धनुषाकार वक्रता न थी। कुछ दूर सीधी जाकर वह अचानक ही मुड़ गई थीं, पर फिर भी उसके चेहरे पर असंगत नहीं लगती थीं। नील ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली। चाहोगी क्यों नहीं? नील की आंखों में देख सुषमा की पलकें झप आईं। नहीं, नील नहीं। उसका स्वर नील की कसी पकड़ में डूब गया। अधखुली आंखों से दीवार पर टहनियों की कांपती परछाई को देखती सुषमा नील को मन की आंखों से देख रही थी। नील, जिसके आगे अभी पूरा जीवन न जाने क्या क्या लिए बिखरा था, जिसका पूरा परिवार उसके लिए बहुत सुंदर और उच्च कुलीन पत्नी जुटाने में व्यस्त था, और वह हमेशा हंसकर अपनी शादी की बात टाल देता था। नील, जिसमें तरुणाई की चंचलता के साथ बड़ी समझदारी थी। नील, जिसने उस समझदारी के साथ कुछ स्वप्न भी सजो रखे थे और उसे पूरा विश्वास था कि वे स्वप्न पूरे भी होंगे। सुषमा ने करवट बदली। बाहर हवा ने पेड़ों की नग्न टहनियों को झकझोर दिया। सुषमा को लगा कि जैसे वह शरसैया पर लेटी है, बुरी तरह बिधी हुई, दारुण यंत्रणा से छटपटाती हुई। उसके चारों तरफ का वातावरण उसके हृदय पर ऐसा भारी बोझ बनकर जम गया था,
जिसमें नील का स्पर्श, नील की आंखों की कोमलता धुंधली पड़ जाती थी। दुख के इन क्षणों में वह नितांत अकेली थी और आंखों की सजलता में उसी नील का बढ़ा हुआ हाथ भी न दिखाई देता था। सब कुछ कहाँ डूब गया था? जीवन के प्रति उत्साह, परिवार के प्रति मोह, फूलों के रंग। सुषमा अकेली थी, अपने दुख, अपमान और लज्जा की गहराइयों में भटकती, आर्त चीत्कार करती हुई। कभी कभी नील का चेहरा चेतना में उभर आता और सुषमा की सांसें सीने में चुभने लगती। जब से यह बवंडर उठ खड़ा हुआ था, तब से उसने नील में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। वह जैसे सुषमा से कितना बड़ा हो गया था और सुषमा ने हार थक कर अपना बोझ उस पर डाल दिया था। नील उससे बात करता तो ऐसे स्वर में कि सुषमा जैसे एक आहत शिशु है। उसने अपनी इच्छाओं को सुषमा की मन स्थिति के अनुसार ढाल लिया था। कभी कभी पूरी शाम वे दोनों चुपचाप बैठे काट देते। सुषमा रह रहकर सिसक उठती और वह मौन बैठा उसके बालों को सहलाता रहता। कभी सुषमा मुस्कुराती हुई उसकी ओर बढ़ती तो एक क्षण में नील के स्वभाव की सारी चंचलता लौट आती और कभी स्वयं समर्पित सुषमा की भावनाओं का प्रतिदान देते हुए उसकी आंखें ऐसी कोमल हो उठती कि सुषमा से वह दृष्टि सही न जाती। आज का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये प्रस्तुतिकरण अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स के थ्रू देते रहें। धन्यवाद।